हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब मस्त हैं, जबरदस्त हैं। अ वेरी वार्म वेलकम टू CMA इंटर लॉ फास्ट ट्रैक बैच, जहां हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पढ़ रहे थे। लास्ट सेशन में हमने बातचीत खत्म करी थी कि व्हाट आर द वेज फॉर द डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एन नंबर ऑफ टाइम्स क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में, वेरियस वैरायटी में। आई विल आल्सो गिव एन एक्सपोजर ऑफ व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर इन अ व्हाइल, बट नाउ विदाउट एनी फर्दर अडूज लेट्स गेट गोइंग। बात कर रहे हैं प्रॉपर वे ऑफ टर्मिनेशन की। नेक्स्ट टॉपिक जो कर रहे हैं, और आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कर देंगे फिनिश। ओके, तो सबसे पहला काम जो हमें करना है जब टर्मिनेट करना है, एक्शन, इश्यू अ नोटिस टू द प्लेंटिफ। अगर आप टर्मिनेट करना चाह रहे हैं अपना कॉन्ट्रैक्ट, तो सबसे पहले प्लांटिफ को एक नोटिस दो। वहाँ एजेंडा क्या है, कॉल अपॉन टू कंप्लीट द ट्रांजैक्शन। को बोलो भाई साहब, हमने जिस कॉन्ट्रैक्ट में आपके साथ एंटर किया था, लेट्स से कंस्ट्रक्शन हुआ था, इंटीरियर का कुछ काम हुआ था, उसे कंप्लीट कीजिए, है ना। उसके बारे में उनको नोटिस दे रहे हैं। कंडीशन, स्पेसिफाई अ रीजनेबल एंड डेफिनेट टाइम, की इतने समय में हो जाना चाहिए, नेक्स्ट 3 मंथ्स में हम एक्सपेक्टिंग कि काम हो जाएगा, या बिफोर दिवाली हम एक्सपेक्टिंग कि काम हो जाए। रिजल्ट, और अगर ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होता है स्टिपुलेटेड टाइम में, तो कॉन्ट्रैक्ट को हम कैंसिल कर देंगे। ये सारी बातचीत करेंगे तो प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया जा सकता है। एक्शन, पर्पस, कंडीशन एंड रिजल्ट। ओके, आई होप दिस इज गुड। वेरी सिंपल छोटा सा टॉपिक है, और बहुत बढ़िया से अपन ने अभी अभी देख भी लिया है। ओके, am I audible? Very well. I think there was some flickering happening on the screen, but anyways, let's now get going with assignment. That's the next topic. Assignment में क्या होता है, यहाँ पे ट्रांसफर हो जाते हैं आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स या लायबिलिटीज एक पार्टी से दूसरी पार्टी के तक। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने अपना इंश्योरेंस करा रखा था और मैं लोन लेना चाहती हूँ, तो मैं अपना जब लोन लेने गई तो उन्होंने कहा, बैंक ने बोला कि भाई साहब आप या बहन जी लोन ले रहे हैं तो हमें कुछ तो सिक्योरिटी चाहिए होगी। लेट्स से मेरे पास कोई कोलैटरल नहीं है, तो उन्होंने पूछा मेरे से क्या इंश्योरेंस कराया है। मैंने बोला हाँ। ठीक है, तो ऐसा करो, अपना इंश्योरेंस हमें साइन कर दो कि अगर आपने डिफॉल्ट किया अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल करने में, तो हम जो पैसे इंश्योरेंस से मिलने वाले हैं उसे हम सरेंडर अपने पास करा के ये पैसे बका लेंगे, या पैसे सेट ऑफ कर लेंगे जो आपने हमें देने हैं। Yes, now this party, this insurance company is stranger to the contract, but this can still be a process that can be followed. ओके, कॉमन यूजेज होता है कमर्शियल ट्रांजैक्शन, सिक्योरिटाइजेशन। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया सरफेसी 2002 है, और सरफेसी के बारे में पूरा बहुत डिटेल में फाइनल पढ़ते हैं। सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, दिस इज द नेम ऑफ दैट सरफेसी, तो शॉर्ट में हम बोल रहे हैं। ओके, जैसे ए ने 500 रुपये देने थे बी के, बी जो है वो सी को देने थे 500 रुपये। अगर बी बोल देता है ए को कि ए सी को दे दे, और सी अग्री कर देता है, तो ये भी असाइनमेंट है, क्योंकि हम राइट तो ट्रांसफर करते ही हैं, है ना। लायबिलिटीज भी ट्रांसफर कर सकते हैं, और लायबिलिटी वाला एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर किया है। ठीक है, फिर हम लीगल इम्प्लीकेशंस क्या है असाइनमेंट की। असाइनी के राइट क्या है, असाइनी सू कर सकता है ऑन कॉन्ट्रैक्ट वंस इट इज असाइन। अब जैसे बी ने बोला ए को कि पैसे दे देना सी को, और अगर ए नहीं देता है तो यस वी कैन सू ए। ठीक है, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द डिफेंस ऑफ लैक ऑफ प्रिविटी डज नॉट अप्लाई, द असाइनी कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट बोल रहे हैं, एनफोर्स किया जा सकता है, सी भी कर सकता है। ठीक है, now let's talk about warranties. A promise to indemnify for specific condition, and we'll talk more about warranties when we'll study होगा। पढ़ा है ना हमने, बस अभी तो हम रिवाइज कर रहे हैं, और आई होप आप लोग बहुत अच्छे से एक बार कर चुके हैं, बिकॉज ओनली देन दीज सेशंस विल बी मोर यूजफुल फॉर यू। तभी आप रिवीजन अच्छे से कर पाओगे, और अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, आपने लॉ बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ है, तो यस आप अपने पास होने की प्रोबेबिलिटीज बढ़ा लेते हैं थ्रू दीज सेशंस। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, हमने 12 सेशंस लगाए हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करने में, जो हम अब लगभग 2-2.5 घंटे में रिवाइज कर लेंगे।
ठीक है ना। तो जस्टिफिकेशन ऑफ कोर्स हम इसे रिवीजन के एंगल से ही दे सकते हैं। लीगल स्टेटस क्या है वारंटीज का, ये स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं करी गई है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अगर आपको यही स्टेटमेंट दे दें और पूछे ट्रू है फॉल्स है, तो वी नो व्हेन इट इज नॉट इट इज ट्रू, एंड इफ इट इज नॉट देन इट इज नॉट ट्रू। ब्रीच क्या होता है, जनरली इंडेमनिफिकेशन करना पड़ता है। अगर ब्रीच कर दोगे, लेट्स से आपने जो वादा किया है वो नहीं निभा रहे हो, तो जो भी नुकसान होगा उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। जो वारंटी आप बोल रहे हो, जो कंडीशंस फुलफिल करने को बोल रहे हो, नहीं करोगे तो देन यू हैव टू पे टू द अदर पार्टी। ठीक है। अब फोर्स मेजॉर क्या है, इवन अनफोर्सिएबल इवेंट, जैसे कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, जैसे कोविड देखा था, वापस हम कुछ देख रहे हैं, प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस, इट मे एक्सक्यूज नॉन परफॉर्मेंस। अभी कोविड आ गया, कैसे करें, तो परफॉर्मेंस को इग्नोर किया जा सकता है, इसे बोलते हैं फोर्स मेजॉर। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट टेंडर डॉक्यूमेंट। टेंडर डॉक्यूमेंट क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा बोली लगती है, टेंडर मिल गया, टेंडर नहीं मिला है, टेंडर जाना है, ऐसे करके बातचीत, स्पेशली मूवीज में या हिंदी टेलीविजन सोप्स में भी आपने देखा होगा। कैसे लगता है इसमें, फोर्टिस में मेरा काफ़ी आना जाना हुआ थोड़े दिन इन नोएडा, बिकॉज माई फादर वॉज नॉट कीपिंग वेल। तो वहाँ पर कैंटीन लगी हुई थी, मी एंड माई मम्मा वर टॉकिंग कि भाई साहब ये कैंटीन वाला बहुत पैसे कमा रहा है, इतने सारे लोग आते हैं और दिन रात 24 घंटे कैंटीन चलती है। तो कैंटीन वाले भैया से बात हुई, उन्होंने कहा भैया हमारे टेंडर मिला हुआ है, हमारे को 1 साल के लिए टेंडर मिला हुआ है। सो बेसिकली हाउ इट हैपेंस, बिड लगती है, बोली लगती है। ठीक है, बिड लगी, ऑफर गया, जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट में जाता है। जब अलग अलग लोग आप पे बिड दे रहे हैं कि हमें दे दो लाइसेंस नो कैंटीन खोलने का, हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो, ऐसे बिड लगाई, तो ऑफर गया सब फोर्टिस के पास, फोर्टिस ने किसी एक का एक्सेप्ट कर लिया और यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ठीक है। टेंडर डॉक्यूमेंट्स में स्पेसिफिकेशंस हो सकती हैं, टाइमलाइंस हो सकती है, टर्म्स होते हैं, जैसे बताया 1 साल का इनको टेंडर मिला था, या यहाँ पे टर्म भी, स्पेसिफिकेशन, टाइमलाइन सब बता दी गई है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जीएफआर। what are GFR, that is general financial rules, this came in 2017। फ्रेमवर्क क्या है, जीएफआर और डीएफपीआर, ऐसा लीगल ढांचा बन रखा है। स्टेट रूल्स क्या है, ये जीएफआर पे ही बेस्ड होंगे, सेंट्रल लेवल पे बात कर रहे हैं। रूल 144 बोलता है, जो प्रिंसिपल्स यहाँ पर जीएफआर में है ना, जनरल फाइनेंशियल रूल्स के अंदर है, वो है एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस एंड कंपटीशन। What are the 4 principles? Efficiency, transparency, fairness and competition। वापस चारों मेरे साथ साथ बोलेंगे, जोर जोर से बोलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये नोटबुक में नहीं लिख रहे हैं तो आप जीएफआर के कंटेंट जो इम्पोर्टेंट है वो मिस कर जाएंगे। आई होप आपने ये नोट्स ऑलरेडी वेबसाइट से जाकर ले लिए हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में लिंक मैंने पिन कर दिया है। एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस एंड कंपटीशन, रूल 144 इसके बारे में बात करता है। रूल 145 क्या बोलता है, अथॉरिटीज अप्रूव करती है परचेजेस, जैसे जीएफआर या डीएफपीआर बोल रहा है। ओके, नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट रूल 144 टू बी कंटिन्यूड, यहाँ पर आपको क्लियर स्पेसिफिकेशंस देने हैं। ट्रांसपेरेंट बिडिंग होगी, प्राइस चेक किया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे डिसीजन ले लिया जाएगा। ओके, दिस इज हाउ जनरल फाइनेंशियल रूल्स अप्लाई इन द प्रोसेस ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट्स। आई होप दिस इज ऑल गुड। ठीक है। नाउ लेट्स गो टू स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स, बस अब यहाँ पे हमारा बेसिक कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म हो चुके हैं। हम सेक्शन 124 ऑनवर्ड्स हम बात करेंगे, इंडेमनिटी, बेलमेंट, प्लेज, नो गारंटी, ये सारी बातें करने वाले हैं। आई थिंक लास्ट सेशन में मैंने इंडेमनिटी के बाद गारंटी बताना था, 126 में गारंटी है और वहाँ मैंने शायद बेलमेंट बोल दिया था, तो आई होप यू विल बी एबल टू करेक्ट इट टुडे। ठीक है, चलो अभी बात करते करते मुझे ऐसा रियलाइज हुआ, चलिए शुरू करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी 124 125 इसी बारे में है। यहाँ पे एक पार्टी प्रॉमिस कर रही है दूसरी पार्टी को कि अगर मेरी वजह से किसी और की वजह से आपका कुछ लॉस हुआ तो उसकी भरपाई मैं करूँगा।
यस, जैसे हमने बात करी थी एफडी का एग्जाम्पल लिया था, हमने शेयर सर्टिफिकेट का एग्जाम्पल लिया था कि अगर मैंने आपसे शेयर्स लिए हुए हैं आपकी कंपनी से, आपने मेरे शेयर सर्टिफिकेट दिया हुआ था और शेयर सर्टिफिकेट मेरे से खो गया, आप तो खैर फिजिकल वाला झमेला ही नहीं है, बट लेट्स से हम पुरानी ज़माने में रह रहे हैं, हमें मेरे से खो गया, मैंने कंपनी को बोला मुझे मेरा सर्टिफिकेट इशू कर दो डुप्लीकेट, तो आप मुझे बोलोगे, कंपनी एज कंपनी मुझे शेयर होल्डर को बोलेगी ठीक है हम दे देंगे डुप्लीकेट, बट एक आप इंडेमनिटी बॉन्ड साइन कर दीजिए कि अगर कोई ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर आ गया जिसकी वजह से मुझे नुकसान हो रहा होगा तो उसकी भरपाई आप कर देंगे। ऐसे ही एफडी करवाया बैंक से और एफडी का रिसीट खो गया, मैं डुप्लीकेट मांग रही हूँ, डुप्लीकेट बैंक दे देगा फॉलोइंग सर्टेन कंडीशंस लाइक मेरे को इंडेमनिटी बॉन्ड भरना होगा। ठीक है, या इंश्योरेंस में भी तो ऐसे ही होता है ना, वेयर promiser is insurance company, promisee is you who has taken the insurance, और यहाँ पर वादा किया है कि अगर फ्यूचर में लेट्स से गाड़ी का इंश्योरेंस कराया कुछ लॉस होता है तो उस लॉस की मेकिंग गुड विल बी डन बाय दिस इंश्योरेंस कंपनी विच इज द indemnifier, the promiser is the indemnifier, yes, so the one party promises indemnifier to save other from the loss caused to him by the conduct of the promiser or any other person. Okay. Application कैसे होता है सेक्शन 124 का, parties to the contract of indemnity, indemnifier is the promiser, indemnified या indemnity holder is somebody who has been promised, so she or he becomes promisee. ठीक है, promises to make good for the loss and who is promised to make the loss good. ठीक है, these are the two people who are involved, so there are only two people, two parties in a contract of indemnity. Note, indemnity express भी हो सकती है, implied भी हो सकती है. Now what are the rights of indemnity holder या indemnified, सेक्शन 125 इसके बारे में बात करते हैं। 124 में तो बताया क्या है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, राइट्स 125 में बता रखिए, तीन राइट्स है, डैमेज आप रिकवर कर सकते हो, कॉस्ट आप रिकवर कर सकते हो, और कॉम्प्रोमाइज में अगर कोर्ट ऑफ लॉ में कोई केस गया जिसकी वजह से आपको एज अ कंपनी एज अ पार्टी कॉम्प्रोमाइज में कुछ सेटलमेंट में पैसे देने पड़े, तो अगर आपने इंडेमनिफिकेशन करा रखी है तो देन इट विल बी बेसिकली समबडी हैज प्रॉमिस्ड यू, यस दैट कैन आल्सो बी रिकवर्ड। ठीक है, अब बात करें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की, जो है कि सेक्शन 126। गारंटी यहाँ पे कोई आपके भी आप पे गारंटी दे रहा है कि अगर इसने पैसे नहीं दिए, मतलब मैंने पैसे नहीं दिए सामने वाले को जिससे पैसे लिए हैं क्रेडिटर को, तो ये बंदा देगा। प्रिंसिपल डेटर मैं हूँ, क्रेडिटर किसी से लिए हैं मैंने पैसे, ठीक है, बट क्रेडिटर को वादा मिस्टर एक्स कर रहे हैं कि अगर दिशा ने पैसे नहीं दिए जो प्रिंसिपल डेटर है तो मैं दूंगा, मिस्टर एक्स देंगे। ठीक है, तो मिस्टर एक्स ने गारंटी दे दी मेरे बिहाफ पे, तो here three parties to the contract of guarantee. Okay, when I was talking about insurance, वहाँ पे sorry indemnity, there were only two parties. यहाँ पर there are three parties. One is the creditor, one is the principal debtor, and the third one is the surety or the guarantor. ठीक है, to perform a promise or discharge liability of the third party in case of his default. Default किया तो देना पड़ेगा पैसा, या फिर उसकी ऑब्लिगेशन आपको निभानी पड़ेगी। सो वी हैव प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर एंड श्योरिटी। प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट होता है प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में, क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में होता है सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट। प्राइमरी लायबिलिटी तो इन्हीं की है, यस, बट इनकी सेकेंडरी लायबिलिटी, और साथ में अगर बात करते हैं दैट द लायबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल डेटर इज liability of surety to that of principal debtor is what, it is टुगेदर, दोनों की ही लाइबिलिटी है। ठीक है, वैसे प्राइमरी लाइबिलिटी प्रिंसिपल डेटर की होती है इन जनरल। ठीक है, अब नाउ यहाँ पर मैंने ये सारी बातें क्या लिखी हुई है, प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट है, क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट है, और प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी के बीच में इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। कहने का मतलब है प्राइमरीली प्रिंसिपल डेटर को ही पैसे देने हैं, बट अगर ये नहीं दे रहा है तो सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट श्योरिटी के साथ हो रखा है कि अगर प्रिंसिपल डेटर पैसे नहीं दे रहा तो श्योरिटी देगा। बट लेट्स से श्योरिटी ने पैसे दे दिए ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल डेटर, ऐसा नहीं कि श्योरिटी अपनी जेब से दे के बेचारा श्योरिटी का नुकसान हो गया, नहीं, श्योरिटी नाउ बिकम्स अ क्रेडिटर फॉर द प्रिंसिपल डेटर, और ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई तेरे बिहाफ पे मैंने पैसे दिए ना, अगर मिस्टर एक्स ने मेरे बिहाफ पे पैसे दिए हैं तो मिस्टर एक्स फिर मेरे से पैसे लेंगे, ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है हमारे बीच। ठीक है, आई होप यू आर एबल टू सी मी। आई थिंक मेरी फोटो वीडियो बहुत बढ़िया आई, लेट मी फिक्स इट, आई थिंक इट इज बेटर नाउ, यस। अब आप कंटेंट को भी अच्छे से देख पा रहे हैं और
मुझे भी बहुत बड़ा बात नहीं लग रहा। चलो आओ, लेट्स गो विद कंसिडरेशन और गारंटी। अब सेक्शन 127 इसके बारे में बात करता है, एनीथिंग डन or any promise made for the benefit of the principal debtor is sufficient consideration to the surety for giving the guarantee. Let's say आपसे मैंने लोन लेना था, तो आप क्रेडिटर है, मैं प्रिंसिपल डेटर हूँ। अब यहाँ पर मिस्टर एक्स आए, जिनके कहने पर आप मुझे लोन दे रहे हो, क्योंकि इन्होंने श्योरिटी दे दी है कि भाई अगर मैं पैसे नहीं दूंगी तो ये देंगे, तो इनके कहने पर क्योंकि आप मुझे लोन ले रहे हो तो इनके लिए इनफ कंसिडरेशन है। लेट्स से मिस्टर एक्स कहीं पार्टी में नहीं है, मैंने आपसे लोन मांगा, आप मुझे दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अचानक से मिस्टर एक्स आके बोलने लग रहे हैं, अच्छा अगर इसने नहीं दिया ना पैसे वापस तो मैं दे दूंगा, तो यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट इनफ नहीं होगा, क्योंकि इनके कहने से हुआ ही नहीं जो हमारे बीच में ये ट्रांजैक्शन हुआ। इनको, सो वी नो दैट कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड, तो इनको भी तो कुछ कंसिडरेशन मिलनी पड़ेगी ना। यस, नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ गारंटी, एक स्पेसिफिक गारंटी हो सकती है, एक कॉन्टिन्यूइंग गारंटी हो सकती है। एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए कोई गारंटी दी हुई है, वो स्पेसिफिक है। लेट्स से कॉन्टिन्यूअस ट्रांजैक्शन, पूरे महीने में जितनी भी चाय पिएगा अगर पैसे नहीं देगा मैं दूँ, तो वो बन जाएगी कॉन्टिन्यूइंग गारंटी। ये हस्बैंड ने वाइफ के बिहाफ पे किसी शॉपकीपर को बोला कि जो भी सामान चाहिए इसको दे देना, ठीक है, पूरे महीने में एंड में आके मैं कर दूंगा पेमेंट, अगर इसने नहीं करी तो, ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूइंग होगी। बट यहाँ पे हो सकता है कोई बातचीत बोल दी जाए कि सब कुछ दे सकते हो, मेकअप मत देना, मेकअप दोगे तो फिर मैं नहीं दूंगा पैसे, लाइक दैट। यस, दैट कैन ऑल्सो बी अ पॉसिबिलिटी इन कॉन्टिन्यूइंग गारंटी। और जहाँ पर ये बात बोल दी और सामने वाले बंदे ने आपकी बात नहीं मानी, तो यहाँ पर जिसने कॉन्टिन्यूइंग गारंटी दी है उसकी लायबिलिटी हो जाती है खत्म। ठीक है, चलो। स्पेसिफिक जो होती है वो फिक्स या पर्टिकुलर हो सकती है, फिक्स टाइप के लिए हो सकती है या किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए हो सकती है। कॉन्टिन्यूइंग जो एक्सटेंड करती है टू द सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन, एक से ज्यादा ट्रांजैक्शंस के लिए। ओके, नाउ हाउ इज कॉन्टिन्यूइंग गारंटी डिस्चार्ज्ड? इट कैन बी डिस्चार्ज बाय नोटिस ओनली फॉर फ्यूचर ट्रांजैक्शंस। मतलब जैसे मान लेते हैं मैंने बोला कॉन्टिन्यूइंग गारंटी मैंने अपने हस्बैंड के लिए ली, अब 1 महीना हो गया, 1 महीने बाद मैंने बोल दिया कि बस अब इसके बाद की मेरी कोई गारंटी नहीं है, आप उन्हीं से लीजिएगा, ठीक है, तो मेरी लाइबिलिटी यहाँ खत्म हो जाती है जब मैंने नोटिस दे दिया। तो फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लाइबल नहीं हूँ, बट पीछे वाली ट्रांजैक्शन जिसके लिए मैंने बोल रखा था उनकी लाइबिलिटी है। ओनली फॉर फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए मैं लाइबिलिटी अपनी खत्म कर सकती हूँ बाय नोटिस। बाय डेथ ऑफ श्योरिटी, अगर मेरी डेथ ही हो गई तो फिर क्या मैं किसकी लाइबिलिटी लूंगी, ठीक है। बाय वेरिएंस इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, लाइक आई टोल्ड यू, मैंने बोला था, हस्बैंड ने बोला था मेकअप नहीं देना, फिर भी मेकअप दे दिया, तो फिर लाइबिलिटी खत्म, उसके आगे की पीछे की तो अभी भी देनी पड़ेगी। बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ द प्रिंसिपल डेटर, प्रिंसिपल डेटर ने ही पेमेंट कर दी, प्रिंसिपल डेटर ही रिलीज हो गया, तो आई एम आल्सो रिलीज। क्रेडिटर कंपाउंड्स विद द प्रिंसिपल डेटर बाय गिविंग टाइम और अग्रीज टू नॉट टू सू प्रिंसिपल डेटर, जिसने पैसे देने लेने हैं बेसिकली द क्रेडिटर, उसने प्रिंसिपल लेटर के साथ कुछ लेना देना करना था, वहां पे सेटिंग हो गई, या बोल दिया कि मैं आपको सू ही नहीं करूंगा। यहाँ पर भी जो क्रेडिटर, सॉरी, जो श्योरिटी है, जो गारंटर है, वो उसकी लाइबिलिटी हो जाती है खत्म। एंड बाय क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशन इम्पेयरिंग श्योरिटी इवेंचुअल रेमेडी, मतलब अगर लीगल रेमेडी नहीं ले सकते, क्रेडिटर का कोई ऐसा एक्ट किया, क्रेडिटर ने कुछ ऐसा किया या करना भूल गया, ओमिट कर दिया, जिसकी वजह से श्योरिटी इवेंचुअली नो रेमेडी नहीं ले पा रहा है, ओके, इवेंचुअली रेमेडी नहीं ले पा रहा है, देन ऑल्सो द लाइबिलिटी इज डिस्चार्ज्ड। हमारे पास सेक्शन 130 है, 131 है, 133 है, 134 है, 135 है और 139 है, 139 है। सेक्शंस याद हो पाते हैं, बहुत बेहतरीन है। लेट्स से इट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम टू रिमेंबर सेक्शंस, तो सेक्शंस जो पता होने चाहिए वो है 124, 125 जो इंडेमनिटी का है, 126 में गारंटी के बारे में बात हो रखी है। यस, अब आपको वैसे तो मैंने 127 में बताया कंसिडरेशन फॉर गारंटी क्या है, जिसके कहने पर ही हुआ है, इट इज अ सफिशिएंट कंसिडरेशन, एनीथिंग डन और एनी प्रॉमिस मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर is sufficient consideration to the surety for giving that guarantee। तो 127 ये तो डिफिकल्ट नहीं है। अब इसके आगे के सेक्शन 130, 131, 133, 32 नहीं है, 134, 135 और 139, ये हमारे पास 6 सेक्शन है। याद हो पाते हैं अच्छी बात है, नहीं हो पाते तो टॉपिक्स तो हमें याद करने ही पड़ेंगे। कॉन्टिन्यूइंग गारंटी के अंदर ही बातचीत है कैसे डिस्चार्ज होने वाला है।
ओके, अब श्योरिटी की लायबिलिटी 128 बता रखी है, ठीक है, तो हमने 126 पढ़ा, 127 पढ़ा, श्योरिटी की लायबिलिटी 128 में बता रहे हैं। ओके, 129 नहीं देखा था, फिर हमने 130 देखा था, 31 देखा था, 33 देखा था, 34 देखा था, 35 देखा था, 39 देखा था, ठीक है। अब हम 28 देख रहे हैं। 28 में क्या बोल रहे हैं, लायबिलिटीज को एक्सटेंसिव, दोनों के साथ साथ चल रही है। मैंने बोला ना, अगर दोनों का नाम प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी का नाम एक ही फिलअप में लेट से आ जाता है, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि प्राइमरी लायबिलिटी है ये, सेकेंडरी लायबिलिटी है, प्राइमरी प्रिंसिपल डेटर की और सेकेंडरी श्योरिटी, है ना, ऐसा नहीं बोलेंगे हम। अगर दोनों साथ में चल रहे हैं तो इट इज को एग्जिस्टिंग, जितनी लायबिलिटी प्रिंसिपल डेटर की है उतनी ही गारंटर की भी है। बट अगर इंडिविजुअल लेवल पे पूछते हैं तो हाँ, प्रिंसिपल डेटर की प्राइमरी है और श्योरिटी की सेकेंडरी है, इंडिविजुअल लेवल पे। छोटी सी बात है, बट अभी तक हमारे में ऐसा क्वेश्चन टिपिकली को एक्सटेंसिव नहीं आया है, बट आई ऑल्सो टीच टू बैंकिंग स्टूडेंट्स, वहाँ पर ये टॉपिक है और वहाँ पे ऐसा क्वेश्चन टिपिकली एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है, ठीक है। इट अराइजेज ऑन द डिफॉल्ट ऑफ प्रिंसिपल डेटा। एक्सटेंसिव तो है, को एक्सटेंसिव तो है कि दोनों के साथ साथ है, बट प्रिंसिपल डेटा अगर डिफॉल्ट करेगा तभी ही गारंटर श्योरिटी की लायबिलिटी खड़ी होगी। ओके, राइट्स क्या है श्योरिटी के, राइट अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर, राइट अगेंस्ट द क्रेडिटर, राइट अगेंस्ट द को श्योरिटीज। क्या है ये, जो श्योरिटी है जिसने गारंटी ली, जैसे हमारे केस में आप क्रेडिटर थे, मैं प्रिंसिपल डेटर थी और मिस्टर एक्स थे श्योरिटी, इस केस में अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर मतलब मेरे अगेंस्ट क्या राइट है इस श्योरिटी की, इंडेमनिटी कर सकता है, मतलब अगर मिस्टर एक्स को पेमेंट करनी पड़ी मेरी वजह से तो वो मेरे से रिकवर कर सकता है, जैसे मैंने आपको बताया इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, मेक द गुड। और राइट ऑफ, बिकॉज ऑफ द राइट ऑफ सबरोगेशन, मतलब जिस जूतों में क्रेडिटर था पहले मेरे लिए, उन जूतों में ये मिस्टर एक्स आ गए या श्योरिटी आ जाएगी। सबरोगेशन का मतलब होता है पुट योरसेल्फ इन अदर शूज, okay, enters the shoes of the creditor. Okay, I hope this is good. अब right against surety, right of surety against the creditor क्या है, राइट टू क्लेम सिक्योरिटीज। लेट्स से क्रेडिटर के पास, जैसे आपके पास मेरी कोई चीज गिरवी रखी हुई थी, तो उसको बेचिए और वहां से पैसे लीजिए। अगर मान लेते हैं आपने वो जो श्योरिटी थी वो खो दी या आपने लापरवाही कर दी, नाउ जो श्योरिटी हो कहेगा भाई मैं क्या कर सकता हूँ, आपके पास था ना सामान, आप उससे रिकवर करते, आपने खो दिया, और इट इज योर लायबिलिटी नॉट माई लायबिलिटी एनीमोर। okay, whether known or unknown to the surety to the extent of the value of the security। let's say 1 लाख का लोन था और सिक्योरिटी से 70 ही जा रहे थे, तो सिर्फ 30,000 की लाइबिलिटी है यहाँ पर, चाहे श्योरिटी को पता हो चाहे ना पता हो। ओके, एंड right of set off amount recoverable by the principal debtor or surety may be claimed as deduction। let's say मैंने आपसे, आपने मेरे से, लेट्स से मैंने आपसे उधार ले रखे थे 1 लाख रुपए, ठीक है, अब मैं दे नहीं रही पैसे तो मिस्टर एक्स को देने पड़ेंगे बिकॉज ही इज अ श्योरिटी। अब या तो श्योरिटी के आपने कुछ पैसे देने थे या आपने मेरे 20,000 रुपये देने थे, तो सिर्फ 80,000 रुपये ही के लिए श्योरिटी लायबल होगा, और श्योरिटी भी तो आपसे आपको दे देगा बट बाद में से रिकवर भी करेगा, तो आपके अगेंस्ट भी राइट है इस श्योरिटी की और मेरे अगेंस्ट भी है। आप क्रेडिटर हो और मैं प्रिंसिपल डेटर हूँ इन द एग्जाम्पल दैट वी आर नाउ डिस्कसिंग। राइट अगेंस्ट को श्योरिटीज, लेट्स से मिस्टर एक्स भी थे मेरे श्योरिटी, मिस्टर वाई भी थे, मिस्टर जेड भी थे, ठीक है, तो जिस प्रोपोर्शन में उन्होंने श्योरिटी दे रखी होगी उसके अकॉर्डिंगली ये रिकवर कर लेंगे मिस्टर एक्स बाकी पैसे लोगों से, ठीक है। राइट फॉर द कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूट इक्वली अनलेस प्रोपोर्शन इज फिक्स्ड, अगर ये प्रोपोर्शन फिक्स नहीं है तो सब लोग इक्वली पे करेंगे। एंड राइट टू शेयर द बेनिफिट्स ऑफ सिक्योरिटीज ऑल्सो, अगर सिक्योरिटी था तो वो भी इक्वली डिवाइड हो जाएगा को श्योरिटीज के बीच में। So these are the two each rights of surety against the principal debtor, against the creditor and against the co-sureties। बहुत सिंपल टॉपिक है और आप चाहेंगे भगवान यहाँ से टॉपिक एग्जाम में क्वेश्चन में आना ही चाहिए, ठीक है। So what I'll do is I'll also give you an exposure to the questions that have been asked from this chapter। Okay, I'm not able to pull it up, just give me a moment, okay, let me just fix it। Again in Contract Act, वैसे तो सिंपल क्वेश्चंस पहले पूछे हुए हैं, है ना, वॉइड और वॉइडेबल,
केवी टेम्पटर के बारे में हम सोगा में ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। वाइड कॉन्ट्रैक्ट, वाइड अग्रीमेंट, वाइड एपल कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे एमसीक्यूज आए हुए हैं और मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ उन्हें पढ़ने के लिए। ई कॉन्ट्रैक्ट पे क्वेश्चन आ रखा है, मैंने लास्ट सेशन में ई कॉन्ट्रैक्ट आपको रिवाइज कराया था, है ना। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको रिवाइज कराया था, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। और देखो यहाँ से केस लॉ भी मैंने आपको लिखवाया भी था, है ना, कि आपके जो नोट्स हैं वहाँ मैंने लिखा हुआ भी है क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। तो जिन बच्चों के पास नोट्स हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत एग्जाम में 100% आपको इतना यूजफुल होने वाले हैं नोट्स। अगर आपने नोट्स अभी तक नहीं लिए तो गाइस यू कैन परचेज इट फ्रॉम द वेबसाइट, ओके। अनड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन 16 पे क्वेश्चन आया हुआ है। अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन सेक्शन 25 पे क्वेश्चन आया हुआ है। यस देखो याद किए थे ना हमने। मिसरिप्रेजेंटेशन सेक्शन 18 पे हमारे से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन सेक्शन 15 पे हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, बिट्स ऑन पीसीज में हमारे पास अब सिलेबस में है, वो हमने देखा हुआ है। 2022 के टाइम पे क्वेश्चन आया हुआ है। आई हाईली रिकमेंड टू रीड दिस प्रॉपरली, है ना। हमने क्योंकि अलग अलग तरीके से पढ़ा हुआ है बट यहाँ पे कंसोलिडेट पूछा हुआ है तो आया हुआ है ना। डज साइलेंस अमाउंट टू फ्रॉड, वैसे इन जनरल नो बट देयर आर एक्सेप्शंस एंड वी हैव टू एक्सप्लेन इट ऑल। सेक्शन 17 प्रॉपर समझाना पड़ेगा, फ्रॉड समझाना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है ना। केस बेस्ड क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी से क्वेश्चन आ रखा है 2014 में, अगेन अ केस बेस्ड क्वेश्चन। श्योरिटी किस केस में डिस्चार्ज नहीं होगा, तो डिस्चार्ज होने की 6 बातें पता होगी तभी ऐसा क्वेश्चन लिख पाएंगे, है ना। 6 की 6 बातें हमें पता होनी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, बेलमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है जो मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको यही पढ़ाने वाली हूँ, ओके। आपसे फाइंडर ऑफ गुड्स के बारे में बातचीत कर रखी है, राइट ऑफ लियन, राइट टू सू फॉर द रिवॉर्ड, और ये सब के बारे में भी थोड़ी देर में बात करेंगे। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर है देखो, साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड, 9 नंबर का क्वेश्चन आ रखा है। अब तो खैर लगभग 7 नंबर का क्वेश्चन हमारे को जनरली दिखाई दे रहे हैं, ओके। माइनर के बारे में पूछ रखा है। माइनर को बताया हमारे को कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एब इनिशियो मोरिबी वर्सेस धर्मदास घोष, अच्छे से समझाएंगे हम यहाँ पर, ठीक है। रेटिफाई भी नहीं कर सकते हैं तो। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट पे क्वेश्चन पूछ रखा है मैंने आपको यहाँ पे, पैटीज गेन, सताजीज पेन, लॉ फिक्सेस इट बैक अगेन, अच्छे से समझाया हुआ है। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का तो पूरा कंटेंट चैनल पर अवेलेबल है और नोट्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है वेबसाइट पर, ठीक है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे इन टॉपिक्स को ना। कैसे टर्मिनेट किया जा सकता है उस पर क्वेश्चन रखा है, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने रिवाइज किया है ना। डिस्चार्ज लास्ट सेशन में पढ़ा था हमने। प्रोवेशन, पूरी बातें, सारी बातें आपको 100% पता होनी चाहिए। वेरी वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली लास्ट सेशन का डिस्चार्ज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे क्वेश्चन आ रखा है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ रखा है, रेमेडीज अवेलेबल टू द बायर अगेंस्ट द सेलर फॉर द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इसके बारे में बात करेंगे, विल टॉक अबाउट इट इन अ व्हाइल, ओके। बेलमेंट पे क्वेश्चन आ रखा है 6 नंबर का, 2021 में आया हुआ है। डिस्चार्ज पे मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन आ रखा है, मल्टीपल, मतलब अगर आपने डिस्चार्ज छोड़ दिया तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट छोड़ के चले जाओगे आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, ठीक है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अलग अलग टाइप्स बहुत अच्छे से हमने रिवाइज किया लास्ट सेशन में। आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चंस डिफरेंस पूछ रखा है कॉन्ट्रैक्ट के ऑफ इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के बीच में, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और हमारे सिलेबस, अपडेटेड सिलेबस से यहाँ क्वेश्चन पूछ रखा है और बहुत आसान है, बहुत आसान। ये सारा क्वेश्चन बैंक आपके पास होगा ही अगर आपके पास इफ यू आर इन माई लॉन्ग टर्म बैच, यस। बाकी मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे प्रीवियस ईयर्स के हैं, स्कैनर बेसिकली लिया हुआ है हमने, या फिर MQP से क्वेश्चन ले रखे हैं मैंने, प्री और जो RTPs आते हैं वहाँ से क्वेश्चन ले रखे हैं। बेसिकली जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे यहाँ पर हमने इंक्लूड करे हुए हैं, okay. Now let's get going, let's continue with Indian Contract Act and let's move forward with bailment, that is section 148, okay. यहाँ पर दो पार्टीज हैं, एक बेलर है एक बेली है। बेलर वो जो सामान दे रहा है, बेली वो जो सामान ले रहा है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ पोजेशन जा रहा है, ओनरशिप नहीं। जैसे मैंने अपने दोस्त के पास गई, बोला यार अपनी गाड़ी देना, मेरी गाड़ी चल नहीं रही, मुझे अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाना है। तो यहाँ पर मेरे दोस्त ने अपनी गाड़ी की चाबी मुझे दे दी, तो यहाँ पर जो मेरा दोस्त है वो बेलर बन गया, मैं बेली बन गई। तो मेरे दोस्त ने बोला ठीक है, कब तक वापस आ जाएगा, 2 घंटे में दे देगा ना, हाँ ठीक है।
2 घंटे में दे देगी ना, ठीक है। यहाँ पर मुझे वापस देनी है, ओनली द पोजेशन कम्स टू मी, द ओनरशिप डज नॉट, एंड द कॉन्ट्रैक्ट दैट हैज हैपेंड बिटवीन मी एंड माय फ्रेंड इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बिलमेंट। इससे बात भी समझ में आ गई कि जरूरी नहीं ये कॉन्ट्रैक्ट लिखित में हो। Yes, bailor is the person delivering the goods. Bailey is the person to whom the goods are being delivered. Ingredients क्या है bailment के? Delivery of good होना पड़ेगा। पर्पस, किसी पर्पस के लिए ट्रांसफर होगा, है ना। जैसे प्लेज भी हम देखते हैं, वो भी एक तरीके का बेलमेंट ही होता है। जब किसी के पास, जैसे बैंक के पास आपने अपने सोना की चूड़ियां गिरवी रखी पैसे लेने के लिए, तो एक पर्पस के लिए रखी है। दिया है, आप बेलर हो। बैंक को दिया है, वो बेली है। तो मतलब प्लेज जो है होता है वो भी एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट ही होता है। ये हमने जब कंटेंट पढ़ा था वहां भी देखा था, और रिवाइज कर रहे हैं, यहाँ भी मैं आपको छोटी सी बात अभी रिकाप कर दे रही हूँ। और कॉन्ट्रैक्ट ये है कि वापस करना है या फिर वैसे डिस्पोज करना है। जैसे बताया, जैसे मेरे फ्रेंड ने बोला कि यार 2 घंटे बाद तो मैं होऊंगा नहीं घर, तो वैसे करना, ऑफिस के बाहर दे देना मुझे, या मेरी वाइफ को पकड़ा देना, मेरे हस्बैंड को पकड़ा देना, लाइक दैट। ठीक है, तो जैसे मुझे बताया होगा मुझे वैसे करना होगा। बेली को जैसे बता रखा होगा वैसे ही बेलन ने जैसे बेली को बोला होगा, बेली को वैसे ही एक्ट करना हुआ। डिलीवरी टू द बेली, सो बेसिकली हाउ इट हैपेंस। 148 से चालू किया, 149 में डिलीवरी पढ़ रहे हैं। कैसे करेंगे? बेली ने डिलीवर कर दिया गुड्स। एक्शन 1, गुड्स प्लेस्ड इन बेलीज पोजेशन, बेली के पास पहुंच चुका। आउटकम क्या है? डिलीवरी कंप्लीट इफ ऑथराइज पर्सन होल्ड्स द ऑन बेलीज बिहाफ। जैसे मेरे फ्रेंड ने बोला मेरी वाइफ को दे देना, तो बेली के बिहाफ पे अगर मैंने उसकी वाइफ को दे दिया तो मेरी तरफ से बात खत्म है। या फिर अगर बेलर ने वैसे दे दिया कि मैंने बोला कि यार मैं मेरे हस्बैंड को देना, वाइफ ने मेरे हस्बैंड को देना कार, तो मेरे मेरे लिए अगर मेरे हस्बैंड ने ले लिया, देन ऑल्सो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट चालू हो चुका है मेरे फ्रेंड और मेरे बीच में। ओके, और बेली पोजेसेस द गुड, इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट और बेलमेंट चालू हो गया। ओके, या मेरे बिहाफ पे मेरे हस्बैंड के पास है तो। ना, क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ बेलमेंट, इट कुड बी वॉलेंट्री, इट कुड बी इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री जहाँ म्यूचुअली दोनों ने पार्टीज ने ओके किया है। वैल्यूएबल्स डिलीवर्ड लेट्स से इन अ लॉकर, इट्स आल्सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। ओके, इनवॉलेंट्री सर्कमस्टांशियल पोजीशन हो गया, म्यूचुअल कंसेंट तो नहीं था। लेट्स से फॉर एग्जांपल फाइंडर ऑफ द गुड, ये भी बेलमेंट जैसी, और मैंने भी आपको दिखाया ना, फाइंड ऑफ द गुड इज बेलमेंट ओनली। अभी क्वेश्चन आया हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्वेश्चन बैक में क्वेश्चन दिखाया है। गुड सेंड बाय मिस्टेक, अगेन इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। आपके यहाँ सिर्फ पोजेशन में है, ओनर नहीं है आप। किसी पर्पस के लिए है, वापस देना है, जैसे वो पर्पस खत्म हो जाएगा, तीनों बातचीत है। यही एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है। ओके, व्हाट आर द बेलीज ड्यूटी? डिस्क्लोज द फॉल्ट, अगर कोई फॉल्ट है, लेट्स से गाड़ी पे कुछ गड़बड़ घोटाला है तो मुझे बताना पड़ेगा, इट इज अ ड्यूटी, अगर उसे पता है। ठीक है, और अगर नहीं पता है तो एक्सक्यूज हो सकता है, बट लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने गाड़ी भाड़े पे ली है, ये भी एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट ही हुआ। डिलीवरी हुई, पोजेशन हुआ, पर्पस है कि एक दिन के लिए मैंने आपसे गाड़ी रेंट पे ले ली है, वापस दे दी है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट तो है। लेट्स से जो दे रहा है बेसिकली बेलर, उसको पता ही नहीं है गाड़ी में कुछ गड़बड़ है, तो क्या उसकी फॉल्ट नहीं पकड़ी जाएगी? फॉल्ट होगी। अगर रेंटल है, आप पैसे कमा रहे हो, आपकी जिम्मेदारी है कि आपको सब कुछ ठीक रखना है, और नहीं रख रहे हो, फॉल्ट है, फॉल्टी होने की वजह से मेरा एक्सीडेंट है, कुछ गड़बड़ हो गई, तो yes, the bidder will have to make good for the loss. Liability for non-disclosure, right? Higher specific liability examples I've already told you. Okay. बेलीज रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या? अपना सामान, जैसे ही आपको अपना उनका सामान भी रखना है, जैसे कि मेरा तो नहीं है मैं ऐसे ही रख लेती हूँ, ऐसे नहीं मिलेगा, और गुड्स को वापस देना। जैसे आपने मुझे अपनी गाय दी, ठीक है, बेलमेंट हुआ, आज मैं 6 महीने तक बाहर जा रहा हूँ, वापस ले लेंगे। अब 6 महीने बाद लेट्स से बेबी हो गया, काव का काफ आ गया, अब एक काफ के साथ मुझे वापस देना है आपको काव, यानी कि काफ मैं रख लूंगी, आई कांट डू दैट। ठीक है, यहाँ पे एक केस लो है, निक्रम वर्सेस बैंक ऑफ बंगाल। ठीक है, बेलर हैंडलिंग गुड्स, बेल मिस यूजेस द गुड्स, बेलमेंट टर्मिनेट करी जा सकती है। दिस इज द केस लो दैट हैपेंड। ओके, now mining of goods, माइनिंग ऑफ गुड्स सेक्शन 145 से 157, 155 से 157 बताती है। अगर गुड्स मिक्स कर दिया, कंसेंट था बेलर का, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बेलर ने बोल रखा है आप मिक्स कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट अगर कंसेंट नहीं था बेलर का और आपने मिक्स कर दिया, अगर मिक्स कर दिया तो अलग कराइए,
अलग करने का खर्चा बेली को ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि बेलर ने तो ओके बोला नहीं था। अगर मिक्स कर दिया और अलग ही नहीं हो सकते थे, चावल के दाने मिक्स कर दिए, वो तो नहीं अलग अलग हो सकते, इस केस में डैमेज रिकवर करना पड़ेगा। ठीक है, सो विद बेलर्स कंसेंट प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट रहेगा, जितना बेलर का था उसमें उतना इंटरेस्ट उनका हो जाएगा, बेली का जितना था उतना इंटरेस्ट उनका हो जाएगा। विदाउट बेलर्स कंसेंट सेपरेबल है, बेलर बियर्स द कॉस्ट, नॉट सेपरेटेबल पे कंपनसेशन टू द बेलर, दिस इज हाउ इट हैपेंस। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट। बेलमेंट कैसे टर्मिनेट होती है? बेलमेंट स्टार्ट हुए, मेरे फ्रेंड ने मुझे अपनी गाड़ी दी, लेट्स से मेरी डेथ या बेली की डेथ हो गई या बेलर की डेथ हो गई, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा बेलमेंट का, टर्मिनेशन इज गोइंग टू हैपन। ठीक है, बेलर का क्या ऑब्लिगेशन है? प्रॉफिट के साथ वापस देंगे। लेट्स से बेलर ने काव दी बेली को, अब काव के साथ काव भी आ गया, तो बेली की ड्यूटी क्या है कि वो दोनों काव और काव दोनों वापस करने वाला है बेलर को। असेंशियल कंडीशंस क्या है बेलमेंट की? डिलीवरी ऑफ गुड्स है, पर्पस है और वापस देना है, कॉन्ट्रैक्ट टू रिटर्न और डिस्पोज एज पर द डायरेक्शन ऑफ द बेलर। ठीक मेरे बच्चे, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज चैप्टर, और ये सेशन अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। ओके, प्लेज अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, प्लेज में एक पॉनर है एक पॉनी है, जो पॉनर है वो बेलर है, जो पॉनी है वो बेली है। पॉनर क्योंकि वो ट्रांसफर कर रहा है, यस, पॉनर इज समबडी हु इज गिविंग द गुड, प्लेजर है वो, तो बेलर हुआ। मूवेबल गुड्स आर डिलीवर्ड है, से मूवेबल गुड्स के बारे में बात होती है, क्योंकि मूवेबल गुड्स के बारे में मॉर्गेज होता है, जिसमें ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील नहीं करता, वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डील करता है। और हाइपोथिकेशन जैसे गाड़ी है, वहां पे भी लोन ले रहे हो, उस प्रॉपर्टी पर ले रहे हो, बट वो पोजेशन ट्रांसफर नहीं हो रहा जबकि वो मूवेबल है। ठीक है, तो वो प्लेज नहीं है, वो हाइपोथिकेशन, और हाइपोथिकेशन सरफेस ही में बात करते हैं, जो हम सीएम में फाइनल में साथ पढ़ेंगे। ठीक है, लॉ साथ में पढ़ेंगे। नाउ हियर इज अ केस लॉ that comes under the pledge, that is Maharashtra State Cooperative Bank Limited versus Assistant Provident Fund Commissioner। यहाँ पर ये बोला कि अगर प्लेज कर रहे हैं, बेसिकली पोजेशन है पॉनी के पास, दे कैन नॉट ट्रांस द इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी इज नॉट ट्रांसफर्ड, इंटरेस्ट इज स्टिल ऑफ द ओनर, सिर्फ पोजेशन ट्रांसफर हुआ ना, इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं हुआ है। उस प्रॉपर्टी को बेच दो और पैसे कमा लो, दैट कैन नॉट हैपन अनलेस एंड अनटिल द प्रॉपर नोटिस एटसेट्रा हैज बीन फॉलोड। ओके, राइट्स क्या है पॉनी के? सेक्शन 173, 175, 176, ये 3 सेक्शंस में राइट्स ऑफ, is everything all right guys? Okay, rights of pony have been described। ठीक है, सेक्शन 173 हमसे क्या बोल रहा है कि गुड्स जब तक बेसिकली डेट दे रखा है बैंक ने, लेट्स से, और आपकी सोने की चूड़ियां गिरवी रख रखी है, जब तक डेट रिकवर नहीं होगा तब तक आपकी प्रॉपर्टी उस बेली के पास या प्लेजी के पास या पॉनी के पास। जो सेक्शन 173 बोल रहा है, गुड्स रिटेन करो डेट के अगेंस्ट, इंटरेस्ट के अगेंस्ट, इंटरेस्ट भी ब्याज भी देना पड़ेगा जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। और अगर आपका गुड्स रखने के लिए, आपने जो गुड प्लेज कर रखी है उसको रखने के लिए कोई स्पेशल एक्सपेंसेस बियर करने पड़ रहे हैं प्लेजी को, तो वो भी बियर, मतलब बेसिकली वो भी प्लेजर से रिकवर करे जा सकते हैं। राइट्स है ये पॉनी के या प्लेजी के। ओके, क्लेम्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस फॉर प्रिजर्वेशन, लेट्स से कोई पेंटिंग है जिसको प्रिजर्व करने के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस करने, तो वो भी आपसे रिकवर करे जा सकते हैं, ऐसे सेक्शन 175 बोल रहा है। और 176 ये बोलता है ऑप्शंस ऑन डिफॉल्ट, अगर आपने पैसे जो उधार ले रखे हैं वो नहीं दिए और आपकी प्रॉपर्टी मेरे पास है, कुछ चूड़ियाँ एक्सेट्रा है ना, जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी मेरे पास है, उस गुड को मैं बेच सकती हूँ, प्रॉपर नोटिस देना पड़ेगा मुझे, ऑनर को सू कर सकती हूँ। ओके, और गुड्स को अपने पास भी रख सकती हूँ। रिटेनिंग ऑफ गुड्स सेक्शन 174 है,
173, 174, 175, 175 में 173 में रिटेनिंग है डेट के लिए, इंटरेस्ट के लिए, एक्सपेंस के लिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस 175 में है। 176 में ऑप्शन अगर डिफॉल्ट किया हुआ, हमने 3 ऑप्शन देखे। और रिटेनिंग ऑफ गुड्स पर्टिकुलरली 174 में बात कर रखी है। कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है तो आप गुड्स को अपने पास रख सकते हो, रिटेन कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो गुड्स आप तब तक ही रख पाएंगे जब तक डेट है ना, या प्रॉमिस किया गया है अगेंस्ट द प्लेज प्रॉपर्टी हम लोन ले रहे हैं, लाइक दैट। ठीक है ना। प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट सेक्शन 178, इसके बारे में बात करते हैं तो 173 देखा, 174 देखा, 175 देखा, 176 देखा और 178 देख रहे हैं। मर्केंटाइल एजेंट का है, मर्केंटाइल एजेंट का पास पोजेशन है विद द कंसेंट ऑफ द ओनर है। ओके, प्लेज कर सकते हैं, प्लेज वैलिड है, मर्केंटाइल एजेंट भी प्लेज कर सकता है अगर एक्शन ड्यू कोर्स में हुआ है, बिजनेस के ड्यू कोर्स में हुआ है, ओके, ऑर्डिनरी कोर्स में बेसिकली। प्लस पॉनी जो है वो गुड फेथ में एक्ट कर रहा है, जिसके पास आप गुड रख रहे हो, पॉनी जो है वो गुड फेथ में एक्ट कर रहा है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हो रहा है, तो मर्केंटाइल एजेंट भी प्लेज कर सकता है एंड इट इज अ वैलिड प्लेज, जबकि वो ओनर ही नहीं है उस गुड का, तो सिर्फ मर्केंटाइल एजेंट है। मर्केंटाइल एजेंट की डेफिनेशन हमें सोगा 1930 में बता रखी है, सोगा हम इवेंचुअली पढ़ने ही वाले हैं। बात करते हैं लास्ट स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट की, जो कि एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में एजेंट है, प्रिंसिपल है, प्रोविजन बता रखे हैं रिगार्डिंग द एजेंट, टाइप्स ऑफ अथॉरिटी बताई हुई है, एजेंट की ड्यूटीज बताई हुई है, प्रिंसिपल की राइट बताई हुई है और एजेंट की राइट भी बता रखी है। तो बेसिकली जो एजेंट की राइट है वो प्रिंसिपल की ड्यूटी है, जो प्रिंसिपल की राइट है वो एजेंट की ड्यूटी है, इट इज वाइस वर्सा। या एजेंट कौन है, जैसे मान लेते हैं अ लॉयर नेगोशिएटिंग अ सेटलमेंट फॉर अ क्लाइंट, तो क्लाइंट तो प्रिंसिपल है और जो लॉयर है यही तो एजेंट है। यस, a person or an entity authorized to act on the behalf of the principal to create a legal relation with the third party, इसको बहुत सिंपल देते हैं, ब्रोकर होते हैं जो, ठीक है, वो एजेंट है आपके घर बेचने के लिए, खरीदने के लिए, रेंट पे चढ़ाने के लिए, तो दे आर द एजेंट फॉर द प्रिंसिपल। और यहाँ पे कोई सैलरी नहीं मिलती है, कोई रेम्युनरेशन नहीं मिलती है। यस, जैसे कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है वैसे पेमेंट होगी, बट देयर इज नो फिक्स सैलरी दैट इज एक्सपेक्टेड बाय एन एजेंट। वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में होता है, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप में फिक्स्ड सैलरी जैसी कोई बातचीत नहीं होती है। प्रिंसिपल वो बंदा या वो एंटिटी है जिसने ऑथराइज किया है किसी और को, किसी और मतलब एजेंट को, टू एक्ट ऑन देयर बिहाफ इन द बिजनेस और द लीगल मैटर्स। ओके, नाउ व्हाट आर द प्रोविजंस रिगार्डिंग द एजेंट्स। एलिजिबिलिटी क्या है, आप मेजर होने पड़ेंगे एजेंट बनने के लिए। साउंड माइंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं, सेक्शन 10 में बातचीत करिए। कोई कंसिडरेशन जरूरी नहीं है, जो रेमुनरेशन मैंने बोला, अथॉरिटी एक्सप्रेस भी हो सकती है, बाय एक्शन भी हो सकती है। एजेंट की क्या अथॉरिटी है, लॉफुल एक्शन ही होगा, जो हमने सेक्शन 10 में बातचीत करी थी, मतलब पेमेंट्स कलेक्ट कर सकता है, साइन कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट। ऑफ कोर्स इट हैज टू बी गिवन बाय द प्रिंसिपल ऑफ, but basically on behalf principal act हो रहा हो, but it has to be in the authority of the agent। बिजनेस कंडक्ट जैसे सेल्स ट्रांजैक्शन कर सकता है, सेलिंग इलेक्ट्रॉनिक एट अ शोरूम, परचेजिंग गुड्स, ऑर्डरिंग रॉ मटेरियल फॉर अ कंपनी, डेट रिकवरी, नेगोशिएटिंग रीपेमेंट टर्म्स विद डेटर, ऑल ऑफ दिस कैन बी डन। बिजनेस का काम कर सकता है एजेंट, बट कंसिडरेशन फिक्स जरूरी नहीं है। ओके, इमरजेंसी एक्शन, लेट्स से कोई गुड्स की रिपेयरिंग करनी है और इमरजेंसी है, तो अगर लेट्स से बोल भी नहीं रखा है प्रिंसिपल ने, हाँ बिजनेस के लिए जरूरी था, नेसेसिटी था, गुड फेथ में कर रहा था, तो एजेंट कर सकता है। फिक्सिंग मशीनरी अर्जेंटली टू अवॉइड डिलेज, मेडिकल केयर ऑथराइजिंग सर्जरी फॉर इंजर्ड वर्कर। ओके, तो ये इमरजेंसी की सिचुएशन में एजेंट काम कर सकता है। इसको एक और एग्जांपल समझते हैं। लेट्स से प्रिंसिपल ने एजेंट को बोला कि मैंगोज का कैरेट या बॉगी या कार्गो लेकर जाना है फ्रॉम कोलकाता टू चेन्नई।
अब जब मुंबई पहुँचे या दिल्ली पहुँचे तो मैंगोज ऑलमोस्ट ख़राब होना शुरू हो रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि अगर चेन्नई बेचेंगे तो शायद 100 रुपीज़ kg मिलेंगे, बट यहाँ पर 80 रुपीज़ kg में भी मिल रहा है, तो लेट्स डू इट। वाई? बिकॉज इट इज़ सच अ रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम राइट नाउ। ऐसे हमने पार्टनरशिप में भी पढ़ा है, और जब हम पार्टनरशिप रिवाइज करेंगे तो हम वहाँ भी देखेंगे। ऑल्सो गाइज लेट मी नो, क्या आपको पार्टनरशिप पे एक सेपरेट सेशन चाहिए? क्योंकि पार्टनरशिप के हैंड रिटन नोट्स के साथ पूरा कंटेंट मैंने ऑलरेडी चैनल पर डाला हुआ है 100%। ऑल द हैंड रिटन नोट्स के थ्रू मैंने लगभग 1 घंटे में 55-57 मिनट्स में पार्टनरशिप किया हुआ है। सो इफ यू आर कंफर्टेबल, विल डू इट फ्रॉम देयर इटसेल्फ। एक सेपरेट सेशन फिर मैं पार्टनरशिप का नहीं लूँगी, मुझे बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में। अब बात करते हैं, क्या एजेंट भी एक एजेंट अपॉइंट कर सकता है? दैट इज़ द सब एजेंट। जो प्रिंसिपल है उसने एजेंट अपॉइंट किया, इस एजेंट ने अपना एजेंट अपॉइंट कर लिया, इसे हम सब एजेंट बोलते हैं। हाँ अलाउड है, बट व्हाट आर द प्रपोजिशंस, व्हाट आर द कंपोजिशंस, हाउ डज इट हैपन? लेट्स सी। एजेंट अपॉइंटिंग अ सब एजेंट प्रॉपरली। ओके, एजेंट अपॉइंटिंग अ सब एजेंट प्रॉपरली, मतलब बेसिकली प्रिंसिपल ने एजेंट बोला और एजेंट ने बोला कि मैं एक सब एजेंट अपॉइंट कर रहा हूँ। प्रिंसिपल को पता है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल जैसे एजेंट के एक्ट से बाउंड था, वैसे ही सब एजेंट के एक्ट से भी बाउंड होने वाला है या बाइंड होने वाला है। अगर इम्प्रॉपर अपॉइंटमेंट हुई है, कहने का मतलब प्रिंसिपल को नहीं पता था, प्रिंसिपल फिर इस केस में रिस्पॉन्सिबल भी नहीं होगा एजेंट के एक्ट के लिए, सब एजेंट के एक्ट के लिए एक्चुअली। ओके, प्रिंसिपल एजेंट ऑब्लिगेशन क्या है? ऑब्लिगेशन क्या है प्रिंसिपल की? इंडेमनीफाई लॉफुल एक्ट्स नॉट अनलॉफुल एक्ट्स। अगर एजेंट ने प्रिंसिपल के बिहाफ पे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में कुछ लॉफुल किया है, हाँ उसकी लाइबिलिटी प्रिंसिपल की है, बट अनलॉफुल एक्ट के एजेंट की लाइबिलिटी प्रिंसिपल की नहीं होगी। ओके, ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट बातचीत है। नाउ एजेंसी विथ थर्ड पर्सन, एजेंट्स एक्ट विदाउट अथॉरिटी या विद इन अथॉरिटी, एक्चुअली विद इन अथॉरिटी कर रहा है तो प्रिंसिपल पे बाइंडिंग है। बियॉन्ड अथॉरिटी काम कर रहा है, जहाँ सेपरेबल है, तो जो सेपरेट करके विद इन अथॉरिटी है उसके लिए लाइबल हो जाएगा, विदाउट अथॉरिटी उसके लिए प्रिंसिपल लाइबल नहीं होगा। इनसेपरेबल है तो बाइंडिंग ही नहीं होएगा। और रैटिफाइड बाय द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ने बोला कि ठीक है करा उसने, बट though he was not no he was not allowed but he has done, I am going to bear it, so yes then principal will have to bear it, binding हो जाएगा, and that's it, chapter खत्म। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 1872 हैज़ बीन रिवाइज्ड। लगभग 50-60 मिनट का सेशन हमने लास्ट सेशन किया था, अब उतना ही हम अभी कर रहे हैं और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट हो गया डन। ओके, नेक्स्ट सेशन मिलेंगे हम एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, लेट्स सी, हम सेक्शन ए ही कंटिन्यू करेंगे अब। यस, सेक्शन ए में हम देख लेते हैं, पोस्ट में बता रखा है मैंने क्या हम स्केड्यूल फॉलो करने वाले हैं। आई होप ये पोस्ट भी, कम्युनिटी पोस्ट आप रेगुलरली चेक करते हैं, स्पेशली फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए और इंटर स्टूडेंट्स के लिए मैं यहाँ बहुत कंटेंट देती हूँ। यस, तो अब हम कर रहे थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अच्छा, एक्चुअली 3 सेशन लगाए हुए हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, तो सिंस हम ऑलरेडी कर लिए हैं सो वी आर नॉट गोइंग टू हैव एनी सेशन ऑन मंडे नाउ, है ना। तो हम 27 मिलेंगे, सोगा करेंगे, फिर एनआई करेंगे, फिर हम इंट्रोडक्शन करेंगे। यस, Indian partnership, like I've told you, I've already covered. Do let me know in the comment box, do you want me to do a separate session? Otherwise I'll download it from there and I'll upload it here, ताकि आपको आराम से कंटेंट एक ही जगह मिल जाए। लेट मी नो हाउ डू यू वांट टू डू इट। फिर एलएलपी करेंगे, कोड ऑफ वेजेस करेंगे, फैक्ट्रीज और ग्रेचुटी साथ में करेंगे, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी और ईपीएफ और ईएसआई साथ में करेंगे। कोड ऑफ वेजेस हम पहले कर लेंगे सेक्शन बी वाला, ठीक है। चलो, with this guys we are done, I'll see you in the next session। वहाँ हम करेंगे सोगा 1930। okay, till then keep learning, keep growing, this is your friend and your teacher CM Monisha Goel signing off, bye bye।